हेलो गाइस, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 3 और इसमें हम एक एक कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कंपोनेंट, अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिदम स्टेप्स, मतलब कुछ ऐसा। एल्गोरिदम टेस्ट, फर्स्ट स्टेप x इक्वल टू y प्लस सेट। सेकेंड, फॉर I इक्वल टू 1 to n, a इक्वल टू b प्लस c। थर्ड, फॉर I इक्वल टू 1 to n, for j equal to 1 to n, k equal to k multiply by m। ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं ये कौन से लैंग्वेज में लिखे हैं? एक फॉल्स लैंग्वेज में लिखे, एक स्यूडो लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट, a computation model that the algorithm executes within it। मतलब we will imagine a machine, this is a memory, and this is a CPU। इस मेमोरी की खासियत ये है कि इसकी जो साइज़ है ना वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये जो एल्गोरिदम स्टेप्स है, ऑल द एल्गोरिदम स्टेप्स आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। ठीक है, इस सीपीयू की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ईच फंडामेंटल ऑपरेशन टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। फंडामेंटल ऑपरेशन हमने देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कंपैरिजन, ये सब क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है। ठीक है, और इसे हम रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन भी बोलते हैं, रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अभी जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस एल्गोरिदम का टाइम निकालने वाले हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसमें कितने फंडामेंटल ऑपरेशन है? 2 है। एक है आपका एडिशन, एक है आपका असाइनमेंट। और अभी हमने देखा था ईच फंडामेंटल ऑपरेशन टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर 1 यूनिट लेगा प्लस एडिशन ऑपरेटर 1 यूनिट लेगा, तो टाइम कितना हुआ इस स्टेप का? 2 यूनिट। अब क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे कांस्टेंट टाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। फॉर आई इक्वल टू 1। सबसे पहले फॉर लूप में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। आई इक्वल टू 1, यहाँ पर एक ही फंडामेंटल ऑपरेशन है, असाइनमेंट। तो
कितना टाइम लगेगा इसके लिए? 1 यूनिट ऑफ टाइम। प्लस इसके बाद क्या होता है? कंपैरिजन। एक कंपैरिजन के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन कितने होंगे? n+1 कंपैरिजन होंगे। अगर एक कंपैरिजन के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है तो n+1 कंपैरिजन के लिए कितने लगेंगे? n+1 × 1। ठीक है, दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन, दिस इज फॉर कंपैरिजन। प्लस इंक्रीमेंटेशन कितने होंगे? एक इंक्रीमेंटेशन के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर इंक्रीमेंटेशन कितने होंगे? n इंक्रीमेंटेशन होंगे, तो उसके लिए कितना लगेगा? n × 1, n × 1। प्लस देखो a = b + c, यहाँ पर 2 फंडामेंटल ऑपरेशन है, एक ये, एक असाइनमेंट। ठीक है, अब 2 फंडामेंटल ऑपरेशन है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टेटमेंट है a = b + c कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? जितने नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? n टाइम्स होगा। 2 यूनिट तो एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके लिए, लेकिन ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, इसलिए कितना लगेगा? 2 × n। तो अभी हम इसकी टोटल करते हैं, देखो कितना होता है? 4n + 2। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप का हुआ। अभी हम देखते हैं थर्ड वाला। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन। कितने बार होगा? एक ही बार, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। कंपैरिजन कितने टाइम्स होंगे? n+1 कंपैरिजन होंगे, सब 1 यूनिट ऑफ टाइम। इंक्रीमेंटेशन कितना होगा? n टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होगा, सबके लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम। प्लस अभी जो है आप बहुत अच्छे से फोकस करो, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन j = 1, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा? एक बार होगा, 2 बार होगा, या कितने बार होगा? इमेजिन दिस एज अ कोड। मुझे एक बात बताओ, ये कोड कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? जितने टाइम्स आपका इंक्रीमेंटेशन होगा। तो j = 1 इनिशियलाइजेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे? जितने नंबर ऑफ टाइम आपका इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो j = 1 यूनिट लेगा, लेकिन कितने टाइम्स j = 1 एग्जीक्यूट होगा? नंबर ऑफ टाइम्स n टाइम्स। ठीक है, प्लस कंपैरिजन्स 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन्स होंगे? n × n+1 कंपैरिजन। ठीक है, प्लस इंक्रीमेंटेशन। इस फॉर लूप का जो सेकेंड फॉर लूप है उसका इंक्रीमेंटेशन कितने टाइम्स होगा? n × n टाइम्स होगा इंक्रीमेंटेशन, और ईच सबके लिए कितना? 1 यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, अभी जो तीसरा वाला ये स्टेटमेंट जो है k = k × m, इसे भी आप इमेजिन करो कि ये कोड है। ठीक है,
लेट्स से कोड 2, इसमें कितने फंडामेंटल ऑपरेशन है? 2 फंडामेंटल ऑपरेशन, एक मल्टीप्लाई है, एक आपका असाइनमेंट, ठीक है, 2 फंडामेंटल ऑपरेशन। ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, कितने टाइम्स चलेंगे ये? जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला फॉर लूप जो है, ये वाला फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, तो ये वाला फॉर लूप कितने नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंट होगा? n टाइम्स? नहीं, n इंटू n टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। तो ये कितने टाइम्स होंगे? 2 टाइम्स n इंटू n, ठीक है। अभी हम इनका टोटल करते तो कितना होगा? 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, ठीक है। अभी हम हमारा टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कितना है? 2। फर्स्ट स्टेप का टाइम, जितने भी स्टेप्स के टाइम है उससे हमें ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप का टाइम, सेकेंड स्टेप का टाइम प्लस थर्ड स्टेप का टाइम। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n 8n प्लस 2 प्लस 2 4 6, ठीक है, यूनिट्स। इस एल्गोरिदम का ये टाइम हुआ। इस मेथड को हम स्टेप काउंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप काउंट मेथड। और ये जो मेथड है स्टेप काउंट मेथड, ये ग्लोबल मेथड है। कैसा मेथड है? ग्लोबल मेथड है, ठीक है। अभी हम समझते हैं थर्ड कंपोनेंट। अ मेट्रिक फॉर मेजरिंग एल्गोरिदम रनिंग टाइम। देखो, ये जो हमारा एल्गोरिदम है इसमें मल्टीपल फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल फंडामेंटल ऑपरेशंस है, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम है ये एक सैम्पल एल्गोरिदम है। जो रियलिस्टिक एल्गोरिदम्स रहेंगे उसमें भी मल्टीपल फंडामेंटल ऑपरेशंस रहेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन ऐसे होंगे जो उभर कर आएंगे। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लीनियर सर्च, ठीक है। लेट्स से दिस इज एन एरे। एक n साइज की एरे है और इसमें कुछ एलिमेंट्स फिल्ड है और हमें टास्क दिया है फाई को फाइंड करना, ठीक है। तो लीनियर सर्च हम परफॉर्म किस तरह करते थे? हम पहले एलिमेंट पे जाते थे और कंपेयर करते थे कि ये जो एलिमेंट है ये फाई है क्या। सेकंड अगर नहीं है तो क्या होता था? सेकंड इस पे जाते थे और कंपेयर करते थे कि ये फाई है क्या। थर्ड पर जाते थे और कंपेयर करते थे कि ये जो एलिमेंट है ये फाई है क्या। तो यहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है।
ठीक है, लीनियर सर्च में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और ये कंपैरिजन दिस इज नथिंग बट अ मेट्रिक। और ये जो मेट्रिक होता है इसी पे टाइम आपका डिपेंड करता है, टाइम विल बी डिपेंडेंट ऑन मेट्रिक। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसका टाइम क्या होगा। एग्जाम्पल 2, एल्गोरिदम सम a, b, c। integer a, b, c। read a, p। if a less than b, c is equal to a plus b, else c is equal to a multiplied by b। printf c। देखो ये जो है हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन। हमारा जो सबसे पहला ऑपरेशन है रीड, ये क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। रीड और राइट ऑपरेशन कैसे होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो इस वजह से कितना यूनिट लेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पर आए हम, इफ़ ए लेस देन बी, कंपेयर कर रहे हम, कंपैरिजन क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। C इज इक्वल टू a प्लस बी, कितना टाइम लेगा, दो फंडामेंटल ऑपरेशन है, 2 यूनिट ऑफ टाइम। ये कितना लेगा, अगेन 2 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इफ़ की अगर आपको वर्किंग पता हो तो इफ़ में या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इफ़ का जो टाइम होगा वो क्या होगा, ये तो कंपैरिजन तो होगा, मस्ट है, तो कंपैरिजन का हमने टाइम लिखा, या तो ये या तो ये, तो हमने कोई भी एक लिख दिया, ठीक है। तो इफ़ का टोटल टाइम कितना हुआ, 3 यूनिट्स, ठीक है। प्रिंट एफ सी कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ, 5 यूनिट। और 5 कैसा है, कांस्टेंट, इस वजह से हम इसे कांस्टेंट टाइम भी कहते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने मेथड देखा था वो कौन सा था, स्टेप काउंट मेथड, जो कि एक ग्लोबल मेथड है। अभी जो हम मेथड देखने वाले हैं कौन सा देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेथड। इस मेथड में हम ईच स्टेप का मेट्रिक डिक्लेयर करते हैं। मेट्रिक कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम ईच स्टेप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन निकालते हैं और उसी को हम मेट्रिक डिक्लेयर करते हैं। देखो
सबसे पहले स्टेप का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? टू ऐड टू नंबर्स y एंड z, और इसका जो भी रिजल्टेंट वैल्यू है उसे हमें x में स्टोर करना है। एडिशन के बाद जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आई है उसे हमें x में स्टोर करना है। x में स्टोर क्यों कर रहे हैं हम? सो दैट वी कैन यूज़ जो भी इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आई है एडिशन की, सो दैट वी कैन यूज़ दिस वैल्यू इन लेटर स्टेजेस। ठीक है, तो पर्पस जो है हाईलाइट हो रहा है, टू ऐड टू नंबर्स। अगर मैं ये इस तरह लिखता ये स्टेटमेंट y प्लस जेड, मतलब x इक्वल टू हटा देता, तो ये भी करेक्ट है। इसमें सिर्फ रिजल्टेंट वैल्यू जो भी आए, लेट्स से 10 आई, तो इसमें जो भी रिजल्टेंट वैल्यू है आई है उसे हम यूज़ नहीं कर रहे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या कर रहे? यूज़ कर रहे, स्टोर कर रहे, सो दैट वी कैन यूज़ द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ y प्लस z, जो भी एडिशन की रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी उसे हम लेटर स्टेजेस में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले स्टेप का मकसद हाईलाइट हो रहा है, क्या? टू ऐड टू नंबर्स। इस वजह से हमने प्लस को मैट्रिक डिक्लेयर किया, प्लस को मैट्रिक डिक्लेयर किया। और हमने बोला था कि ईच फंडामेंटल ऑपरेशन टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। कितना हुआ प्लस का? 1 यूनिट। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, इसका पर्पस क्या है? सेकेंड स्टेप का पर्पस क्या है? देखो, हम फॉर लूप यूज क्यों करते हैं? दिस इज S1, स्टेटमेंट 1, सम स्टेटमेंट 1। ठीक है, फॉर लूप क्यों यूज करते हैं? सो दैट ये जो S1 है ये मल्टीपल टाइम्स क्या हो? एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फॉर लूप का मकसद क्या होता है यूज करने का? ये जो S1 है ये मल्टीपल टाइम्स क्या हो? एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये S1 कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होगा। ठीक है, इस वजह से हमने इंक्रीमेंटेशन को मैट्रिक डिक्लेयर किया। ठीक है, तो कितने टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होगा? n टाइम्स, या आप कह सकते हो n यूनिट। थर्ड स्टेप का मकसद क्या है? ये जो हमारा स्टेटमेंट है k इज इक्वल टू k इंटू m, इस स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सके, इस वजह से हमने 2 बार फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होगा। तो कितने टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होता है इसका हमने अभी देखा था। i प्लस प्लस को हमने मैट्रिक डिक्लेयर किया, इंक्रीमेंटेशन होगा n इंटू n टाइम्स यूनिट, मतलब n स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब टाइम निकालो। क्या करना है? इस स्टेप का जो हमने टाइम निकाला है उसे ऐड करो, 1 प्लस n स्क्वायर, ये हमारा टाइम हुआ। ये जो टाइम आया ये कौन से मेथड से आया है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेथड। आपको याद होगा सेम एल्गोरिदम हमने स्टेप काउंट मेथड के लिए लिया था। ठीक है, S1 की जगह पे क्या था उधर?
S1 की जगह पे क्या था उधर, A इक्वल टू B प्लस C था, सेम। तो उसका हमारा टाइम क्या आया था, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेथड से क्या आया था हमारा, देखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। दोनों टाइम में इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, कॉन्स्टेंट्स का फ़र्क है, बस कॉन्स्टेंट्स का फ़र्क है, ठीक है। और एल्गोरिदम्स में जब हम आगे देखेंगे ये कॉन्स्टेंट्स का फ़र्क हम इसे काउंट नहीं करते, मतलब हम ये कह रहे कि ये दोनों टाइम क्या है, सेम है। कांस्टेंट डजंट मैटर, ठीक है। एल्गोरिदम्स में हम देखेंगे आगे जब हम फोर्थ कंपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखते हैं एक और एग्जांपल, इसका हमें टाइम निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेथड से। एल्गोरिदम डू इट, हमें एक एरे गिवन है और उसकी साइज गिवन है n। अच्छा, ये दोनों क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए क्या, नो टाइम, द टाइम इज ओनली फॉर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेप, फॉर i इक्वल टू 1 to n सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। पर्पस क्या है फॉर लूप का, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंटेशन होगा। तो पहले स्टेप का क्या हुआ, मेट्रिक इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। दिस इज योर मेट्रिक, कितने टाइम्स से इंक्रीमेंटेशन होगा, n टाइम्स, तो n यूनिट हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप कितना लगेगा इसके लिए, जस्ट 1 यूनिट। रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए कितना लगता है, 1 यूनिट। इसका टाइम क्या हुआ, इसका टाइम क्या हुआ, n प्लस 1, दैट्स इट। अभी आप कह सकते हो कि सम इक्वल टू 0 को आपने 1 यूनिट ऑफ टाइम क्यों नहीं डिक्लेयर किया, यहाँ पे तो हम 0 असाइन कर रहे हैं। याद रखो यहाँ पर हम सम को डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस इज डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अगर ये सेम स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह लिखते, सेम स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह लिखते, सम इक्वल टू 0 या 1 या 2, तो यहाँ पर हम सम की वैल्यू क्या कर रहे, अपडेट कर रहे, तो हम इसे भी स्टेटमेंट या स्टेप काउंट करते हम। अगर हम इस तरह लिखते तो यहाँ पर दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी द सेकेंड स्टेप, दिस विल बी द थर्ड स्टेप। ये क्या है, डिक्लेरेशन। जो पिछले वाला था सम इक्वल टू 0 जो हम यहाँ पर कर रहे थे, वो क्या था, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक टाइप का डिक्लेरेशन ही है। इस वजह से हम उस सम इक्वल टू 0 जो हम यहाँ पर कर रहे थे उसे हम एज ए स्टेप काउंट नहीं कर रहे थे। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था उसका जो टाइम आया था वो क्या आया था, t ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आया था। और स्टेप काउंट से क्या आया था, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6,
ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसका क्या आया था, टी ऑफ एन इज इक्वल टू n+1, ठीक है। और एक हमने देखा था जिसका टाइम कांस्टेंट आया था, ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ पर जो n है ये क्या है, इनपुट साइज है, इनपुट साइज, ये n क्या है, इनपुट साइज। मतलब एरे की वैल्यू 100 है, 1000 है, ठीक है, इनपुट साइज। अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो हमारा जो टाइम है, टाइम, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में आया है। आप देखो, है ना, इस तरह तो हम मैथमेटिकल फंक्शंस लिखते हैं। तो मतलब हमने जब अप्रायरी एनालिसिस की तो हमें टाइम मिला। टाइम का फॉर्म क्या था, एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में हमें टाइम मिला। तो इसका मतलब ये हुआ, अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रायरी एनालिसिस इज टू रिप्रेजेंट द टाइम या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम बाय मीन्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a basic objective of a priori analysis is to represent या आप कह सकते हो obtain the time complexity या आप कह सकते हो रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम बाय मीन्स ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन, ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन with respect to input size, say n, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं that time is being represented by means of mathematical function, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में, हम थोड़ा पढ़ेंगे, और एवरेज केस, बेस केस, वर्स्ट केस एंड देन असिम्प्टोटिक नोटेशंस हम देखेंगे, विच इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ अ प्रायरी एनालिसिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।